नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास में। दोस्तों, अभी तक का लेक्चर हम लोग 10 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से 11वां लेक्चर ये होने जा रहा है और ये लास्ट लेक्चर है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे सोवियत यूनियन का विघटन। इसका मतलब है डिसॉल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन। क्या है कि जब यूएसएसआर था, यूएसएसआर सोवियत यूनियन, ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री था, जो 15 देशों में टूट जाता है। एक इंडिपेंडेंट कंट्री 15 देशों में ये टूट जाता है। ये तो कम्युनिस्ट था, लेकिन जो 15 देश टूट कर निकलते हैं इससे इससे वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं। तो आज के इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो सोवियत यूनियन है उसका विघटन कैसे होता है, रीजन क्या होता है। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग तो देखे थे, अगर 10वां लेक्चर अगर आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया, लास्ट में मैंने बताया कि जो यूएसएसआर था उसको 15 देशों में कैसे टूटता है, उसके लीडर्स का जो स्ट्रैटेजी होता है वो क्या होता है और कैसे ये टूटकर अलग होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये जितना इसमें हेडिंग है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम लोग समझेंगे इजी वे में, एकदम इजी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक आप लास्ट तक देखने के बाद ही आप कर सकते हैं, क्योंकि आप डिसाइड करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सोवियत यूनियन का यानी डिसॉल्यूशन जो हुआ था वो हुआ था 1991 में। लेकिन इसका मेन जड़ क्या है, ये कैसे टूट कर अलग होता है 15 देशों में। तो ये जो चलता है, विघटन जो चलता है, यानी डिसॉल्यूशन जो चलता है, वो चलता है 1922 से। ठीक है, 1922 से 1991 आते आते ये देश 15 देशों में टूटकर अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रशिया, रसिया जो आज का ये रसिया है, रसिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान। तो ये 15 देशों में टूटकर अलग होता है। ठीक है, देखिए बाल्टिक कंट्री यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को बोलते हैं, ये है बाल्टिक कंट्री। 984 जो ये नंबर आपको दिख रहा है, ये बाल्टिक कंट्री इसको बोला जाता है। और ये जितने भी टूट कर निकलते हैं ये रिपब्लिक ये होते हैं, अलग अलग हिस्से में होते हैं। तो थोड़ा हिस्ट्री इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर दो इमेज आपको दिख रहा होगा, एक है मिखाइल गोर्बाचेव का और एक है बोरिस एल्त्सिन का। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव है, ये यूएसएसआर का एक लीडर था। और जो बोरिस एल्त्सिन है, यह रूस के सबसे पहले ये प्रेसिडेंट हुआ था, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट था। रीजन क्या था, तो थोड़ा सा स्टेप बाय हम लोग देखेंगे कि जो आर्थिक संकट था, इकोनॉमिक क्राइसिस से ये जूझ रहा था। क्योंकि उस टाइम में वर्ल्ड वॉर 1 और सेकेंड जब हुआ था, तो यूएसएसआर काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। वहाँ पर काफ़ी बेरोजगारी आ गया था, खाने का जो फूड शॉर्टेज हो गया था। लेकिन ये सेकेंड के बाद, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, लेकिन तब भी ये इसमें इकोनॉमिक जो क्राइसिस था वो चलता रहता है। राजनीतिक सुधार होता है और राष्ट्रवाद ने यूएसएसआर को तोड़ देता। कैसे तोड़ता है इसको देखेंगे। दुनिया का जो कोल्ड वॉर था वो सबसे लास्ट में तो होता है, जो एक रीढ़ की हड्डी जो होता है उसको तोड़ देता है ये कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर है क्या, इसको जाकर आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, लेक्चर को समझ पाएंगे कि ये कोल्ड वॉर होता क्या है। रूस दुनिया का नया सुपर पावर बनता है, लेकिन जो पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र और कैपिटलिज्म को फैल जाता है। देखिए, कैपिटलिज्म और कम्युनिस्ट की बात करूं तो 10 लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैपिटलिज्म होता क्या है, कैपिटलिज्म और कम्युनिस्ट ये होता क्या है। तो कैपिटलिज्म जो पूंजीवादी होता है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर को सबसे सर्वोपरि मानता है। और कम्युनिस्ट जो होता है, फैक्ट्रियां हो गई, चाहे किसी भी चीज़ का, वो कम्युनिस्ट जो होता है वो सरकार सब चीज़ों पर वो कंट्रोल रखता है, उसे कम्युनिस्ट सिस्टम बोलते हैं ऐसा। तो जो दुनिया का सबसे सुपर पावर बना था रूस, लेकिन जो पूर्वी यूरोप की बात करूं तो उसमें लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा।
25 दिसंबर 1991 को 25 दिसंबर 1991 को जो गोर्बाचेव ने, ये गोर्बाचेव जो है ये इस्तीफा दे देता है, इस्तीफा दे देता है, और क्रेमलिन में सोवियत झंडा को उतार दिया जाता है। जो ये यूएसएसआर का सबसे आखिरी दिन था। तो कब ये इस्तीफा देता है? 1991 में ये रिजाइन कर देता है। अगला रीजन ये समझते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, एक एक रीजन को हम लोग देखेंगे। लेकिन देखिए सोवियत यूनियन का विघटन क्यों हुआ था, तो इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग एक एक रीजन को देखेंगे। जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, ये रहा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। जो गोर्बाचेव ने, जो लीडर था वो गोर्बाचेव, वो एक सुधार लाया था। जैसे आप रेनेसां जब पढ़े होंगे तो उसमें एक सुधार आया था समाज में, तो उसी प्रकार गोर्बाचेव भी एक सुधार लाया था। दो टाइप का सुधार था, उसको आगे हम लोग देखेंगे। और थर्ड नंबर पर जो आता है राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी की जो कमी होती है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और राइज ऑफ नेशनलिज्म को भी देखेंगे। ये सब रीजन है क्यों ये, मतलब यूएसएसआर 15 देशों में टूटता है, ये रीजन है। और एक एक रीजन को हम लोग देखेंगे। प्रेशर ऑफ कोल्ड वॉर, यानी प्रेशर फ्रॉम कोल्ड वॉर, इसको देखेंगे। शीत युद्ध का दबाव क्यों बनता है, ठीक है, कुछ घटनाएं होती हैं डिसॉल्यूशन का, उसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। देखिए आर्थिक संकट, इकोनॉमिक का तो बहुत बुरा हाल हो गया था, ठीक है। जहां उत्पादन की कमी होती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ जाती है। यूएसएसआर जो है वो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक था, मतलब उसको पहले से तो ये यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर थी, ठीक है, वामपंथी दल के नेता वहाँ पर राज करते थे। तो वहाँ पर जो सरकार थी सभी चीज़ों पर वो खुद फैसला लेती थी। फैसला जो है वहाँ की सरकार खुद लेती थी। और ये फैसला जो इकोनॉमिक क्राइसिस 1980 में ये फेल हो जाती है, सरकार जो होती है वो 1980 में फेल हो जाती है। तो फिर आता है प्लांट इकोनॉमी। प्लांट इकोनॉमी आता है, जो नियोजित अर्थव्यवस्था इसको हिंदी में बोला जाता है। इसमें जो फैक्ट्रियां होती हैं वो अपने एम, जो उनकी लक्ष्य होती है, उस चीज़ को पूरा, टारगेट को पूरा नहीं कर पाती हैं। तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, सॉरी गिर जाती हैं, तेल की कीमतें गिर जाती, क्योंकि जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर वो तेल सप्लाई करता था अन्य देशों को, तो उसकी कीमतें गिर जाती हैं। कीमतें क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। ब्लैक मार्केट भी चलने लगता है, जैसे अवैध व्यापार हो गया ये ब्लैक मार्केट, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक जो क्राइसिस होता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है, ये तो सबको पता है। वहाँ की जो क्या होता है, जब उत्पादन यानी प्रोडक्शन कम हो जाती है तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, क्योंकि नौकरियां नहीं मिलेगी। तो इसलिए ब्लैक मार्केट काफ़ी बढ़ने लगता है। ब्लैक मार्केट, अवैध धंधा चालू हो जाता है। लोग दुकानों पर लाइनें लगाने लगते हैं, लेकिन सामान जो होता है वो मिलता नहीं है। सामान क्या होता है? मिलता नहीं है। 1980 में तो हम लोग देखते हैं कि जो सरकार थी वहाँ की फेल हो गई थी। जीडीपी जो था वो पूरी अच्छी तरह से, मतलब बोले तो जीडीपी काफ़ी गिर गया था। जीडीपी, डोमेस्टिक ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जो कुल उत्पादन था वो तो गिर गया था। जो आर्म रेस था, यानी हथियारों की जो होड़, बोले तो हथियारों की होड़ होड़ इन इन पर हथियारों की होड़ में यूएसएसआर काफ़ी बजट खर्च कर दिया था, बजट खर्च कर दिया था। इसलिए इसकी इकोनॉमिक भी डगमगा गई थी। और अफगानिस्तान में 1979 से, यानी 1979 से 89 तक अफगानिस्तान में यूएसएसआर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लोग भूखे मरने लगते हैं। और जो सुधार था वो तो काफ़ी बंद हो गया था, सुधार होना, इकोनॉमिक में सुधार होना बंद हो गया था। सेकेंड जो रीजन है, एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं ये रीजन बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट करके हेडिंग बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप लिखते जाइएगा। हो सके तो ये जो पॉइंट है यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसी पॉइंट से आपका वो क्वेश्चन बनेगा। यूएसएसआर को अच्छी तरह से इसी पॉइंट से आप समझ सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट मैंने बताया इकोनॉमिक क्राइसिस, सेकेंड पॉइंट है गोर्बाचेव का सुधार। गोर्बाचेव का सुधार सुधार तो देखिए गोर्बाचेव ने क्या क्या सुधार किया था। तो पहली बात तो उसने दो सुधार ऐसे लाया था।
रिफॉर्म मतलब लाया था, जिसको रशियन लैंग्वेज में बोलते हैं पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका पेरेस्ट्रोइका। और सेकेंड जो है ग्लास नोस्त। ग्लासनोस्त, ठीक है। पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त, ये एक एक रिफॉर्म है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। पेरेस्ट्रोइका की बात करूं तो ये इसको बोलते हैं पुनर्गठन। हिंदी में बोलते हैं पुनर्गठन। यानी जो गोर्बाचेव था वो इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहता था, जो इकोनॉमिक वो ग्रो करना चाहता था। पहले से तो वो डिसबैलेंस हो गया था, इकोनॉमिक काफ़ी क्राइसिस हो गया था यूएसएसआर में, तो उसी चीज़ को वो रिफॉर्म करना चाहता था। और ग्लासनोस्त जो है ये तो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, रिफॉर्म। और ग्लासनोस्त जो था वो यानी फ्रीडम। बोले तो इसको हिंदी में इजी लैंग्वेज में फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज़ का, खुलापन किस चीज़ का, यानी जो प्रेस थी वहाँ की, मीडिया थी, प्रेस थी, पत्रकार थे, उनको बोलने की आज़ादी, आज़ादी देना शुरू कर दिया। क्योंकि जो लोग थे इस चीज़ को समझने लगे थे, कैपिटलिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, उस चीज़ को समझने लगे और उनमें काफ़ी ऐसे आग भड़कने लगा। वो उस चीज़ सरकार के विरोध करने लगे लोग। तो सरकार भी यानी जो वहाँ के लीडर था उस चीज़ को समझ चुका था। लीडर कौन था, गोर्बाचेव। समझ चुका था कि कहीं ना कहीं एक दिन ये आग, ये जो चिंगारी है, एक बहुत बड़ी आग का रूप ये ले लेगा। होता भी है क्योंकि वो 15 देशों में टूट जाता है। लेकिन ये पहले कर चुका था, 1885 में ये सब कर चुका था गोर्बाचेव ने। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था वो देता है लोगों को, बोलने की आज़ादी देता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो फ्रीडम देता है। क्योंकि ये तो पहले से कम्युनिस्ट था, सारी सरकार के पास कंट्रोल थी, चाहे प्रेस का हो गया चाहे कुछ भी हो गया। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे वो फ्रीडम देने लगा, ठीक है। ये यूएसएसआर एक प्रकार का बोले तो ये सुधार लाना चाहता था रिफॉर्म के जरिए। पेरेस्ट्रोइका में जो प्राइवेट बिजनेस की एक्सेप्टेशंस थी, यानी अनुमति ये देने लगा, प्राइवेट बिजनेस में अनुमति देने लगा, ठीक है, अनुमति देने लगा। लेकिन ये अनुमति जो था ये आधा अधूरा था, आधा अधूरा था। पुरानी सिस्टम जो थी वो टूट गई और नई तो बनी नहीं। ग्लासनोस्त में, जो ग्लासनोस्त था यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो उसमें भी पूरी तरह से नहीं था। अनुमति तो दिया किसमें, पेरेस्ट्रोइका में, प्राइवेट बिजनेस में। लेकिन जो ग्लासनोस्त था फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसमें भी सेंसर लगा दिया, सेंसरशिप, सेंसरशिप कर दिया। यानी मीडिया पर तो कंट्रोल रहेगा, कुछ कुछ यहाँ पर बोलने की जो आज़ादी था, वो जो सेंसरशिप पूरी तरह से नहीं, मीडिया पर जो कंट्रोल था उसको हटाया, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हटाया। आप बोल सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं सरकार की, लेकिन ऐसे नहीं कि आप देश विरोधी बातें करने लगे, ऐसा नहीं था। सेंसरशिप को हटाता है, जिससे लोग क्या थे, यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में इसकी जो कमजोरियां थी, जैसे जो सरकार की कमजोरियां होती हैं उस चीज़ को लोग खुलकर अब बोलने लगते हैं। जैसे स्टालिन की जो अत्याचार था उसको खुलकर लोग अब बोलना चालू कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है पेरेस्ट्रोइका से, ग्लासनोस्त से। देखिए पेरेस्ट्रोइका ने विदेशी जो निवेश था उसको लाने की कोशिश करता है, इन्वेस्टमेंट, विदेशी विदेशी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है एक कंट्री को ग्रो करने के लिए। इन्वेस्टमेंट ग्रो करने के लिए निवेश लाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है यूएसएसआर में, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ जाता है। ग्लासनोस्त में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होते हैं, जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन होते हैं, उसको एक हवा मिल जाती है। क्योंकि बोलने की आज़ादी पर अब छूट हो गई थी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सरकार नहीं बोलेगी। तो अब क्या होता है, जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, आंदोलन अब क्या था, उस चीज़ को हवा मिलने लगे, यानी अब वो खुलकर बोलने लगे। बाल्टिक देश, जो आज का बाल्टिक देश है, वो अपने आप को आज़ादी मांगने लगते हैं। यूएसएसआर, वो पहले यूएसएसआर की एक कंट्री थी, वो अब, सॉरी वो कंट्री नहीं, हिस्सा थी, तो वो अपने आप को अब आज़ादी मांगने लगते हैं। बाल्टिक, जो आज का ये बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक में 3 देश आते हैं, लातविया, लिथुआनिया। तो आज़ादी मांग, गोर्बाचेव का जो मकसद था यूएसएसआर को मजबूत बनाना, किसको, यूएसएसआर को मजबूत बनाना। लेकिन जो वो सुधार लाता है, सुधार 2 चीज़ का लाता है, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त। लेकिन ये जो सुधार होता है ना, इसका अपोजिट हो जाता है,
ये तो सोच कर आया था कि अच्छा काम होगा, लेकिन ये अपोजिट निकलता है, इसका एकदम विपरीत में आ जाता है। ठीक है। थर्ड नंबर का रीजन को समझते हैं। थर्ड नंबर है कि राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अनअकाउंटेबिलिटी। बिलिटी पॉलिटिकल अनअकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि जवाबदेही, जवाबदेही में असमर्थ, यानी जो लीडर्स थे, लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए था। जो लीडर थे लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए था, लेकिन लीडर्स ऐसा नहीं थे। तो उनमें जो लेवल था लीडर का वो काफ़ी गिरने लगता है। जैसे यूएसएसआर में जो कम्युनिस्ट पार्टी था वो एकाधिकार था, मतलब ये सरकार जो था, कम्युनिस्ट पार्टी था, वो फैसला जो भी लेगा वही नियम होगा। जैसे वहाँ का एक लीडर था ब्रेजनेव, ब्रेजनेव, ये बहुत ही भ्रष्टाचारी था, बहुत ही भ्रष्ट नेता था। ब्रेजनेव बहुत ही भ्रष्ट नेता था, कोई चुनाव नहीं होता था। इससे लोग क्या थे, असंतुष्ट होने लगे, लेकिन बोल नहीं सकते थे। लेकिन 1980 में क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का टॉप ग्रुप पॉलिट ब्यूरो कमजोर हो जाता है। 1980 में 1980 में पॉलिट ब्यूरो पॉलिट ब्यूरो 1980 में कमजोर हो जाता है, और गोरबाचेव ने मल्टी पार्टी सिस्टम की कोशिश करता है, लेकिन ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है। देखिए, एल्तसीन जैसे रिफॉर्म ने केंद्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। एल्तसीन एल्तसीन कौन था, मैंने शुरुआत में ही बताया। एल्तसीन वहाँ का रूस का प्रथम प्रेसिडेंट था। उसने जो रिफॉर्म आया था, गोरबाचेव ने जो दो रिफॉर्म लाया था, उस रिफॉर्म के खिलाफ इसने एल्तसीन ने विद्रोह कर देता है, विद्रोह कर देता है। इसको लगता है कि ये जो रिफॉर्म है, पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्त है, यानी ये अच्छा नहीं है, तो इसलिए ये विद्रोह करना शुरू कर देता है। फोर्थ जो रीजन है, राष्ट्रवाद का उदय, यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म। इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो लोग थे राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे, यानी अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, जो पहचान उनकी थी, भाषा जो थी, उस चीज़ से वो आज़ादी, मतलब उस छुटकारा नहीं, मतलब उन पर जो थोपा गया था कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, क्योंकि वो कंट्रोल कौन कर रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी, गवर्नमेंट कर रही थी वहाँ की। तो उस चीज़ से वो आज़ादी चाहते थे, क्योंकि वो अपनी ही संस्कृति, पहचान, भाषा को, उस चीज़ को बोल नहीं पाते थे, दिखा नहीं पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो वो उनमें क्या होता है, नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होने लगती है, और उनको एक हवा तब मिलती है 1985 में। 1985 में क्या हुआ था, जैसे कि मैंने अभी ऊपर पढ़ाया है कि 1985 में जब दो रिफॉर्म आया था, पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्तनोस्त, तो उनको हवा मिलती है। हवा किस चीज़ का, मतलब बोलने की आज़ादी मिल जाती है। नेशनलिस्ट उनको बोलने दिया जाता है, क्योंकि देखिए यूएसएसआर में यूएसएसआर में 100+ नस्लीय ग्रुप थे। नस्लीय ग्रुप, ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे भारत में डाइवर्सिटी बहुत है। भारत में कदम कदम पर, 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पर अगर जाएंगे, तो वहाँ की लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, वहाँ की संस्कृति हो गया, बोल चाल हो गया, खान पान हो गया, सब कुछ चेंज, वेशभूषा सब कुछ चेंज होता रहता है भारत में। वैसे ही यूएसएसआर क्या था कि 100 से ज़्यादा नस्ली ग्रुप थे, जिनको अपनी पहचान था, संस्कृति था, उस चीज़ को बनाए रखना था। और वो कभी कम्युनिस्ट पार्टी से, जब गवर्नमेंट थी वहाँ की, पहले वो सब कुछ जब कंट्रोल कर रही थी 1985 से पहले, तो उस चीज़ को ये बोल नहीं पाते थे, विरोध नहीं कर पाते थे। जब 1985 में अ, दो रिफॉर्म बनता है, तो ये बोल इनको लगता है कि अब बोलना चाहिए, तो ये रिपब्लिक्स आज़ादी मांगने लगते हैं, जो आज का यूक्रेन है, जॉर्जिया है। यूक्रेन, जॉर्जिया, तो ये आज का जो यूक्रेन है, जॉर्जिया है, वहाँ के लोग क्या थे, आज़ादी मांगने लगे, अपने आप को आज़ादी मांगने लगते हैं। और 1988 से 89 में, यानी 1988 और 89 में, बाल्टिक जो कंट्री होता है, बाल्टिक कंट्री जो 3 देश हैं, वो इंडिपेंडेंस, खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। इंडिपेंडेंस खुद को डिक्लेयर कर देते हैं।
खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। जब ये खुद को अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं तो केंद्र में कौन बैठा था? गोर्बाचेव। यानी केंद्र में जो केंद्र की सरकार थी, केंद्र की जो गवर्नमेंट थी वो कमजोर हो गई। केंद्र की गवर्नमेंट क्या होगी? कमजोर हो गई। तो इस चीज़ को यानी इंडिपेंडेंस जो कंट्री वो बोलने लगे कि मैं अब इंडिपेंडेंस हूँ, किसी के सहारे नहीं रहूँगा, मैं खुद की एक कंट्री हूँ। तो ये सरकार इस चीज़ को रोक नहीं पाती, यानी केंद्र इस चीज़ को रोक नहीं पाती है। और ये थ्योरी इम्प्लीमेंट तब होता है, यानी साम्राज्य सिद्धांत इसको बोलते हैं। यानी जब केंद्र जहाँ केंद्रीय शक्ति टूटने पर हिस्से अलग हो जाते हैं, इस चीज़ को लिख लीजिएगा, जहाँ केंद्रीय शक्ति यानी पावर जो होती है टूटने पर टूटने पर हिस्से क्या होती हैं? हिस्से अलग हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? एम्पायर थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पायर थ्योरी। एम्पायर थ्योरी, एम्पायर थ्योरी बोलते हैं, यानी साम्राज्य सिद्धांत इसको बोला जाता है। अगर आ गया एग्जाम में कि साम्राज्य सिद्धांत किसको बोलते हैं यूएसएसआर के मामले में, अगर मेंस में ऐसे पूछ लेता है तो आपको यही एग्जाम्पल्स देना है। जैसे उसकी बाल्टिक कंट्री जो थी 1888 से 89 में वो अपने खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लेते हैं, लेकिन जो केंद्र में सरकार थी उस चीज़ को रोक नहीं पाती थी, क्योंकि वो पहले से कमज़ोर थी, वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी। और हर जगह जो उसके प्रेसिडेंट थे एल्तसिन ने, वो उस चीज़ का विरोध भी करता था जो रिफॉर्म लाया गया था 85 में। तो ये सब रीजन्स हैं, एक एक चीज़ का रीजन है। आई थिंक यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जो पांचवा रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है शीत युद्ध का दबाव। शीत युद्ध का दबाव, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर फ्रॉम कोल्ड वॉर, यानी तनाव कम करना। डिटेंट, तनाव कम करना। ये पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें चलिए थोड़ा रिवाइव कर देता हूँ। तनाव कम करना, इसका मतलब है कि यूएसए के जो रोनाल्ड रेगन ने, यूएसए यानी अमेरिका के जो लीडर था रोनाल्ड रेगन, रेगन ने यूएसएसआर को इविल एम्पायर कहता है, इविल एम्पायर, और आर्म रेस बढ़ाई। आर्म रेस का मतलब हथियारों का जो होड़ था, हथियारों को बढ़ाना, उस चीज़ को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि यूएसएसआर अफगानिस्तान में फंस जाता है। अफगानिस्तान में फंस जाता है, अफगानिस्तान में फंस जाता है। जैसा कि कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि कैसे वहाँ पर ऐसे तानातानी होता है कि रूस से और अमेरिका के बीच में आज भी होता है। तो उस टाइम में क्या था कि जो डिटेंट यानी तनाव को कम करना था, लेकिन क्या होता है कि 1989 में 1989 में बर्लिन वॉल जो था, बर्लिन वॉल यूरोप में ऐसे बनाया गया था, एक इमेजिनरी वॉल, बर्लिन वॉल। इस चीज़ को गिरा दिया जाता है 89 में, और जो ईस्टर्न यूरोप के सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट स्टेट होते हैं, वो आज़ाद हो जाते हैं। ईस्टर्न यूरोप के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं, और यूएसएसआर इस चीज़ पर वो अपना आपा खो बैठता है, यानी बोले तो कंट्रोल खो बैठता है। किस पर? ईस्टर्न यूरोप पर। ईस्टर्न यूरोप पर उसका जो कंट्रोल था पहले से, उस चीज़ को वो अब गंवा चुका था। अब ये जो पांचवा रीजन मैंने बताया था, इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो दोस्तों पांचवा रीजन भी कंप्लीट कर चुका हूँ। अब घटनाएं, कुछ ऐसे इवेंट्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 1885 से 91 तक ये घटनाएं चलती हैं, 1885 से 91 तक। तो उसमें से मैंने आपको जैसे 1885 से 1888 तक, यानी गोर्बाचेव का जो सुधार होता है, यानी सुधारों की शुरुआत, सुधारों की शुरुआत शुरुआत इस चीज़ को मैंने बताया कि गोर्बाचेव ने कैसे पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, दो ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आता है जो काफ़ी उसके विपरीत हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। और आर्म कंट्रोल जो होता है, ट्रीटी 1887 में वो यूएसए के साथ साइन किया जाता है, ट्रीटी साइन किया जाता है, यानी आप आर्म कंट्रोल करेंगे, कम रखेंगे, इस चीज़ पर वो साइन होता है। ये तो 1885 से 88 तक का है। अगला जो है कि 1889 से
1989 से 90 तक, यानी इसको बोलते हैं क्रांति का दौर। क्रांति का दौर, ठीक है, क्रांति का दौर बोलते हैं इसको। जैसे बर्लिन वॉल को गिराया जाता है। अभी मैंने बताया कि बर्लिन वॉल को, सॉरी, वॉल को गिरा दिया जाता है। गिरा दिया जाता है। जो बाल्टिक कंट्री होती हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लेते हैं। न्यू यूनियन ट्रीटी, यानी फेडरेशन, गोर्बाचेव ने यूएसएसआर को ढीला फेडरेशन बनाने की कोशिश करता है। न्यू यूनियन ट्रीटी, तो इसको बोलते हैं यूएसएसआर को ढीला फेडरेशन बनाने की, वो यूनियन बनाने की वो बात करता है। ठीक है, तो इसको इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के अगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो। लेकिन हम जो 91 का जो है ये इवेंट्स जो है 91 का, 90 तक तो पढ़ लिए, 91 का जो आखिरी साल है, इसको आखिरी साल ही लिख लीजिएगा, आखिरी साल। तो अगस्त कूप, 19 और 21 अगस्त के बीच में जो घटनाएं होती हैं उसको अगस्त कूप बोलते हैं, अगस्त कूप। और ये घटनाएं 19 से 21 तक के बीच चलती है, 21 तक के बीच में। जैसे हार्ड लाइन कम्युनिस्ट ने गोर्बाचेव को हाउस अरेस्ट कर लेता है। कौन करता है? हार्ड लाइन, वहाँ की जो यूएसएसआर की जो हार्ड लाइन होती है, हार्ड लाइन कम्युनिस्ट पार्टी, वो गोर्बाचेव को अरेस्ट कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। लेकिन वो हाउस अरेस्ट ही करती है, हाउस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जो एल्तसीन होता है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, वो इस अरेस्ट को वो रोक देता है। अरेस्ट को क्या होता है? रोक देता है। कौन? एल्तसीन, एल्तसीन ने इस अरेस्ट को रोक देता है। तो इससे क्या होता है, जो अगस्त कूप, यानी कूप फेल होने से केंद्र की पावर क्या होती है? खत्म हो जाती है। केंद्र की पावर खत्म हो जाती है। किससे? कूप, ये जो कूप होता है अगस्त कूप, ये फेल हो जाता है। इससे अब लास्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे डिसॉल्यूशन होता है, डिसॉल्यूशन एंड होता है, मतलब 15 देशों में कैसे यूएसएसआर अब टूट जाता है। देखिए, अल्मा अता प्रोटोकॉल, दिसंबर 1991 की बात है। ये घटना जो है 11 रिपब्लिक्स ने यूएसएसआर छोड़ने का फैसला करते हैं। कौन? 11 पब्लिक्स ने यूएसएसआर को छोड़ने की जिद पर ये अड़ जाते हैं, यानी फैसला करते हैं। और वहाँ का ये कब कब होता है फैसला? 1991 में। तो ये याद रखिएगा, 1991 की ये बात है। और इसको अल्मा अता प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्मा अता प्रोटोकॉल, अल्मा अता प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। जब 11 रिपब्लिक्स ने यूएसएसआर छोड़ने का फैसला करते हैं तो इस इवेंट को अल्मा अता प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, अगला जो घटना होती है उसको बोलते हैं बेला वेजा एग्रीमेंट। ये क्या होता है? बेला वेजा एग्रीमेंट, ये क्या है बेला वेजा एग्रीमेंट? तो जैसे रूस हो गया, रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट, CIS। तो CIS क्या है? मैंने अभी आपको एक बार बताया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट। ठीक है, इसको ये बनाया जाता है, किसको? रूस, यूक्रेन और बेलारूस को CIS में बनाया जाता है। और 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे देता है। गोर्बाचेव ने क्या करता है? इस्तीफा दे देता है। जिससे क्या होता है, यूएसएसआर अब खत्म हो जाता है, और खत्म होने से रूस क्या बनता है? रूस नया देश बनता है, 15 देश तो पहले से टूट गए, 15 देशों में ये यूएसएसआर टूट जाता है, जिसमें से एक रूस नया देश बनता है। ठीक है,
देखिए वहाँ का जो शीत युद्ध था वो तो खत्म हो चुका था, यूएसए एकमात्र अब सुपर पावर बनकर उभरता है। तो यूएसएसआर तो टूट गया, एक जो सुपर पावर था उसमें से अब अलग, इसमें से यूएसएसआर में से नहीं, अब अलग हम बता रहे हैं कि जो अब अमेरिका जो था यानी यूएसए जो था, अब एक सुपर पावर बनकर पूरे विश्व में ये सुपर पावर पावर बनकर उभरता है। ठीक है। नाटो पूर्वी यूरोप में ये कौन यूएसए फैलता है, नाटो पूर्वी यूरोप में, नाटो पूर्वी यूरोप में इसका दबदबा बढ़ जाता है। जो सोशल यानी सोशल की बात करें तो राष्ट्रवाद तो बढ़ता ही है, लेकिन जो गरीबी था किसमें, यूएसएसआर में था, राष्ट्रवाद बढ़ता है। यहाँ पर यूएसएसआर की बात करूं तो राष्ट्रवाद बढ़ता है, लेकिन वहां पर गरीबी गरीबी और युद्ध भी बढ़ जाते हैं। जैसे चेचन्या चेचन्या में यहाँ पर गरीबी और युद्ध अ, बहुत ही ज़्यादा, बोले तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फैल चुका था चेचन्या में। अगर चेचन्या पर वीडियो बनाने की बात करेंगे तो कमेंट करेंगे तो इस पर भी मैं एक अच्छा वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये जो सोवियत यूनियन का विघटन था, डिसॉल्यूशन था, इस चैप्टर को आपने काफ़ी इंजॉयफुल पढ़ा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे स्टार्टिंग में ही। अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी ये शेयर कर लीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर था। अब हम लोग देखेंगे अगला किसी और टॉपिक पर की वीडियो बनाएंगे, लेक्चर लेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।